नमस्कार। दिल्ली के दंगाइयों के चेहरे देश के सामने हैं। जी हाँ, वही दंगाई जिन्होंने आईबी के युवा अधिकारी अंकित शर्मा को चाकुओं से गोदकर बेरहमी से मार दिया था। वही दंगाई जिनके हाथ 53 लोगों के खून से सने हैं। वही दंगाई जिन्होंने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए एक ऐसा वक्त चुना ताकि दुनिया भर में भारत की ज़्यादा से ज़्यादा बदनामी हो सके। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के दौरे पर आए थे, उस वक्त देश में, हिंदुस्तान में, दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उन दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब करीब 1030 पन्नों की ये चार्जशीट है और इस चार्जशीट को जो कानून के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि ये वाटर टाइट केस दिल्ली पुलिस ने बनाया है। वाटर टाइट केस यानी कि एक ऐसा केस जिसमें शक की गुंजाइश ना हो, क्योंकि इसमें पुख्ता तौर पर जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, जो अन्य सबूत हैं और इसके साथ साथ जो फॉरेंसिक जांच हुई है, उन सबको दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच का और अपने आरोप पत्र का आधार बनाया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस जो चार्जशीट है इसको बनाने में खासी मेहनत की है और लोग कहते हैं कि बहुत ये मजबूत चार्जशीट है, लेकिन इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। चौंकाने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि जिस ताहिर हुसैन को, आम आदमी पार्टी का जो नेता है, जिसको आम आदमी पार्टी ने बड़े विवाद के बाद अपनी पार्टी से निकाला था, जो ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का जो नेता है, उसको इन दंगों का मास्टरमाइंड इस चार्जशीट में बताया गया है। लेकिन चार्जशीट आने से पहले ही पूरे देश ने देखा था, तमाम मीडिया में ये खबर हुई थी कि कैसे जो ताहिर हुसैन है उसने अपने घर को, जी हाँ, उसने अपने घर को किस तरह से दंगों का, कह सकते हैं कि दंगों का पूरी तरह से एक ऐसा जगह बना रखी थी जहां हथियार जमा थे, और कह सकते हैं कि दंगों का उसने जो है एक हेडक्वार्टर जो है अपने घर पर ही बना लिया था। और ये सबने देखा था कि उसकी छत पर किस तरह से बड़ी बड़ी गुलेल थी और किस तरह से उन बोतलें मिली थी, पत्थर मिले थे और तमाम चीज़ें मिली थी। ये ताहिर हुसैन के घर से बरामद हुआ था। तो दंगों का हेडक्वार्टर जो है ताहिर हुसैन का घर बना हुआ था। ये तमाम मीडिया में खबरें आई और ये पूरे देश भर ने देखा। इसके अलावा देश ने वो वीडियोज़ भी देखे जिन वीडियोज़ में ताहिर हुसैन साफ तौर पर अपने जो दंगों का हेडक्वार्टर था, उसका जो घर था, उस घर की छत पर वो खड़ा है। उसके हाथ में कभी डंडा है, कभी वो लोगों को निर्देश दे रहा है, कभी वो इधर उधर जाकर देखता है, और उसके आसपास जो है हम देखते हैं कि पूरी दिल्ली जो है वो जल रही है। और ये तमाम वीडियोस जो है लोगों ने देखे थे। और इसके अलावा अंकित शर्मा जो है, जो आईबी का अधिकारी था, उनके जो परिवार के जो बयान हैं, उनके भाई के, उनके माता पिता के जो बयान हैं, वो उस बयान भी पूरे देश भर ने सुने थे। इसलिए ये जो चार्जशीट है बहुत चौंकाने वाली नहीं है, लेकिन इस चार्जशीट में जो नई बातें हैं, जो देश को नहीं मालूम है और जो लोगों के शक को और पुख्ता करती हैं, वो नई बातों में जो सबसे अहम बात है वो एक बात ये है कि ताहिर हुसैन ने दंगों से एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले, अपने बैंक से 1,30,00,000 रुपए निकाले। 1,30,00,000 बड़ी रकम होती है। ये 1,30,00,000 रुपए क्यों निकाले? क्या इन्हीं 1,30,00,000 रुपए से दिल्ली में दंगे कराए गए और दंगाइयों के बीच यही पैसा बांटा गया? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब मिलेगा। साथ साथ पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वो जानकारी ये है कि ताहिर हुसैन ने दंगों से ठीक एक दिन पहले, 24 फरवरी को ये दंगे शुरू हुए थे, और दंगों से ठीक एक दिन पहले ताहिर हुसैन ने पुलिस जो है, पुलिस स्टेशन से अपनी जो पिस्टल है उसको इशू कराया था। और ठीक एक दिन पहले, दंगों से एक दिन पहले पिस्टल को इशू कराने के पीछे क्या भाव था? इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि ताहिर हुसैन के नाम पर जो उसने खरीदी या जो भी उसके पास जो पिस्टल की गोलियां थी, करीब करीब 200 गोलियां उसके नाम थी, और उन 200 गोलियों में से 75 गोलियां ऐसी हैं जिनका कोई हिसाब, जिनका कोई ट्रैक ताहिर हुसैन के पास नहीं है। ऐसा पुलिस का दावा है और पुलिस कहती है उन 75 गोलियां थी, बहुत पूछताछ के बाद भी ताहिर हुसैन इन सब का ठीक से जवाब नहीं दे पाए, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो ये तमाम चार्जशीट के हिस्से हैं। और अब ये जो चार्जशीट है, अदालत में इसकी परीक्षा होगी, अदालत में कानूनी प्रक्रिया चलेगी और वहाँ पर ये चार्जशीट जो है, सबूत है, वो सब रखे जाएंगे और तब मालूम पड़ेगा कि दरअसल ये जो चार्जशीट है वो अदालती प्रक्रिया में कितनी खरी उतरती है। लेकिन ये जो बड़ी बात ये है कि अभी अदालती प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि पुलिस की चार्जशीट के ऊपर सवाल उठाने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। एक ऐसा वर्ग
है, बुद्धिजीवी जिनको आप कह लें, मीडिया का एक हिस्सा कह लें, या फिर जो देश में वकीलों का और साथ साथ अन्य लोगों का, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का एक ऐसा हिस्सा है जो लगातार दिल्ली दंगों को लेकर एक झूठ बोलता रहा, एक झूठी फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव जो है वो देश भर में खड़ा करता रहा, लोगों को बरगलाता रहा, लोगों को झूठी कहानियां गढ़ता रहा। वो लोग एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। अब उनकी कोशिश रहेगी ये आपको बताने की कि देखिए पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें दम नहीं है, पुलिस की चार्जशीट पे झूठे आधार बनाए गए हैं। मैं आपको सिर्फ एक घटना याद दिला रहा हूं कि किस तरह से जब दंगे शुरू हुए थे और दंगों के बाद जब ये सब कुछ कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त किस तरह से ताहिर हुसैन को बचाने के लिए इन्हीं लोगों ने, मीडिया के एक हिस्से ने और बुद्धिजीवी वर्ग और तमाम जो दंगाई हैं, इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रचे थे। आपको सिर्फ एक रिपोर्ट में याद दिला रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है दुनिया का एक बड़ा अखबार है, उस अखबार ने एक खबर छापी और उस खबर में उसने कोट किया अंकित शर्मा के भाई को। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट थी वो अंकित शर्मा के भाई को कोट करते हुए ये कहती है कि जब दंगाई उसके भाई को, अंकित शर्मा को मारने के लिए आ रहे थे तो उनके हाथ में तलवारें थीं और तमाम तरह के हथियार थे, और वो एक उग्र हिंदुओं की भीड़ थी जो नारे लगा रही थी, जय श्री राम के नारे लगा रही थी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा। जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो खुद अंकित शर्मा के भाई बड़े हैरान हुए कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। बाद में कुछ लोगों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ जो है एक फेक रिपोर्ट छापने के कारण उसके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने बैक ट्रैक भी किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि किस तरह से झूठी खबरें, फेक न्यूज़ और फेक नैरेटिव गढ़ करके कैसे ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश हुई। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि ताहिर हुसैन को बचाने के लिए बार बार जो है कपिल का नाम ले दिया जाता था कि देखिए कपिल ने ये किया, कपिल ने वो किया। ये सारी कोशिशें थी ताहिर हुसैन को बचाने की, लेकिन ये लोग ताहिर हुसैन को बचा नहीं पाए, पुलिस इनके झांसे में नहीं आई। अब पुलिस इनके झांसे में नहीं आई तो अब इनकी कोशिश है कि पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया जाए ताहिर हुसैन को बचाने के लिए। जाहिर सी बात है कानूनी प्रक्रिया जो होगी उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर पुलिस की ये आरोप पत्र अदालती प्रक्रिया से सही साबित हो जाता है तब ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि तब इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, मैंने कहा कि अभी ये पुलिस की जो चार्जशीट है उसको ये झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही इनके बुद्धिजीवी विद्वान हैं, उन्होंने ये कह दिया कि पुलिस की चार्जशीट कभी भी सीरियसली नहीं ली जाती, ऐसा तक बयान दे दिया। तो अभी ये लोग पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। अगर ये कानूनी प्रक्रिया में आरोप पत्र और ये सब चीज़ें सही साबित हो जाएंगी, उसके बाद ये अदालत के रात को 12 बजे जाकर 1 बजे जाकर अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे, और उसके बाद भी अगर अदालत में भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए, अदालत में भी ये लोग अपना एजेंडा नहीं चला पाए, तो फिर ये मानवाधिकार कार्यकर्ता आएंगे, बाकी लोग आएंगे और जो है अलग अलग तरह के नैरेटिव आपके सामने गढ़ेंगे, और उसके बाद ये देश की अदालत को भी हत्यारा कह देंगे। उसमें इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है। अफजल गुरु के मामले में ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये लोग इस तरह के नैरेटिव बनाने की लगातार कोशिश करेंगे। आपको सावधान रहना है, क्योंकि जो आरोप पत्र है मैंने कहा बहुत पुख्ता है। अगर आपको कहीं से मीडिया में इस तरह के आरोप पत्र के जो चार्जशीट है उसके हिस्से मीडिया में हैं, तो सोशल मीडिया पर हैं, आपको जहां लगे उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। बहुत पुख्ता आधार पर पुलिस ने ये सब कुछ जो है जानकारी अपने चार्जशीट में दी है। लेकिन सबसे अंत में मैं एक बहुत अहम बात जो कहना चाह रहा हूँ इस पूरे मामले में, वो ये कि पुलिस की जो चार्जशीट है, हालांकि वो ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड कहती है कि जो दंगे हुए दरअसल ताहिर हुसैन उसका मास्टरमाइंड था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड नहीं था। ताहिर हुसैन सिर्फ एक मोहरा भर था। ताहिर हुसैन जैसे छोटा नेता, क्योंकि दिल्ली दंगों से पहले ताहिर हुसैन को लोग ठीक से जानते भी नहीं थे, भले ही आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, लेकिन उसके बावजूद उसके इलाके के बाहर लोग जानते भी नहीं थे। तो मेरा मानना है कि ताहिर हुसैन सिर्फ एक मोहरा भर है। उसके मास्टर कौन थे? क्या वो लोग जिनसे वो लगातार दंगों के दरमियान लगातार टच में था, फ़ोन पर और उनका दूसरे चीज़ों में लगातार संपर्क में था? क्या उसके मास्टर जो ताहिर हुसैन है उसके मास्टर कौन थे, और उन मास्टरों के पीछे दरअसल किसका माइंड था? वो माइंड जो सीए के नाम पर, नागरिकता कानून के नाम पर जो देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, जो विरोध प्रदर्शन खड़े किए गए थे, उन विरोध प्रदर्शन की आड़ में जिसने दंगे भड़काए, ऐसे मास्टर और ऐसे माइंड जो इसके पीछे थे, वो कौन है? क्या देश ये सच जान पाएगा? इसका हमें इंतज़ार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।